नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू हो रहा है उसके अपडेट जानने के लिए कल रात में क्या कुछ घटित हुआ, आज सुबह क्या कुछ घटित हुआ, इन सब पर अपडेट जानते हुए भारत की तरफ से की गई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारियां सबके सामने रखी गई, उन जानकारियों को आपको एक एक करके साथ में साझा करते हुए बता रहा हूं। साथ में यह भी बता रहा हूं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर हमने कहां हमले किए, वो भी सारे अपडेट आपको आज दिए जाएंगे। बात हो ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारतीय सेना ने शुरुआत की थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की हिफाजत के नाम पर भारत में सिविलियंस और सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, जो कि आज तक जारी है। कल 9 की रात में और आज 10 की सुबह में भी पाकिस्तान द्वारा भारत के कई सैन्य ठिकानों को और सिविलियंस को टारगेट किया गया। सैन्य ठिकानों और सिविलियंस को टारगेट करने में लगभग 26 स्थानों को टारगेट की जाने की बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई। मतलब पाकिस्तान के द्वारा भारत में 26 ऐसी स्थान ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर सिविलियंस अथवा हमारी सेना रहती है। आज सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विक्रम मिस्त्री जी साथ में सेना के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि शुक्रवार को रात 7:30 पौने 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इन हमलों को आर्मी ने नाकाम कर दिया। अब यहां पर एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है जो आपको पता हो, मैंने आपको ये कल की सेशन में भी बताया था, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। ड्रोन के जो ये हमले हो रहे थे, इस पर जो कल हमारी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा भी गया था कि ये सस्ते जो ड्रोन हैं ये सुरक्षा के जो हमारी डिफेंस है उसको कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब उनका तरीका यह है कि भाई एक बार के लिए सस्ते ड्रोन के साथ चला करके, क्योंकि छोटे छोटे से ड्रोन उड़ा दिए जिसको मारने के नाम पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, हल्की लागत है, इनके साथ में इनके डिफेंस सिस्टम को अंगेज कर दो। अंगेज करने का अर्थ है कि इतने ड्रोन चला दो कि इनका डिफेंस सिस्टम खुद से ही खप जाए कि हाँ भाई उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, बस वो सोचता रहे कि मार दिया। 11 बजे तक ड्रोन से हमले करके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अंगेज रखा और फिर रात को भारत के जो एयर बेसिस हैं उन्हें पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया। मतलब आज जब शनिवार की सुबह हो रही थी, मतलब कल शुक्रवार की शाम को ये हो, असल में आज से पहले जो रात आपने गुजारी है, जिसको कल शुक्रवार था और आज शनिवार है, तो 12 बजे के बाद शनिवार की सुबह कहला रही है, ठीक है ना। तो शुक्रवार की शाम और शनिवार की जो सुबह है, तो शनिवार की सुबह फिर इन लोगों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फिर से हमला किया, जिसमें राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी भारी गोलाबारी की गई। राजौरी में एक प्रशासनिक अधिकारी समेत 5 लोगों की गोलाबारी में मौत हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा फेज समझना होगा। पहले ये लोग ड्रोन चलाए, ड्रोन चला करके हमारे डिफेंस सिस्टम को अंगेज किए। डिफेंस सिस्टम को अंगेज करने के बाद जो सेकेंडरी अपडेट है वो ये कि 11 बजे तक करने के बाद एक पॉज आ गया। रात में जाकर, यानी शनिवार की सुबह जब 1 बजे हो रहा था, रात का 1 बज रहा था, उस समय इन्होंने एलओसी के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गोलाबारी की, जिसे शेलिंग कहते हैं, जिसको कि आप जमीन के समानांतर कर रहे होते हैं, उसको कोई भी रडार रोक नहीं पाता है। बॉर्डर के इक्विवेलेंट चल रही होती है, इसी के लिए सुरक्षा के लिए कहा जाता है घर से बाहर ना निकलो, बंकरों में रहो, बॉर्डर एरिया से दूर हो जाओ, ब्लैकआउट की घोषणा, ये तमाम चीजें जो है ये उसी शेलिंग से बचने के लिए की जाती है। तो इन्होंने मध्य रात्रि में जब घनघोर अंधेरा है उस समय पर शेलिंग की, और उसी शेलिंग के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का मारा गया, साथ में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में हो रही जम्मू कश्मीर में फिर हवाई हमले भी हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए श्रीगंगानगर जो राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमलों की चेतावनी दी गई। ये कुछ इस तरह के मोटार्स और दागे हुए जो गोले हैं उनके अवशेष इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस ने ये दिखाए हैं। इसका मतलब पहले तो इन लोगों ने ड्रोन चलाए और फिर ड्रोन चलाने के बाद सेकेंडरी स्टेप में मिसाइलें चलाई हैं, और मिसाइलों के साथ साथ, तो मतलब ड्रोन चलाने के बाद मिसाइल, और मिसाइल भी हाई स्पीड मिसाइल चलाई। भारत के एयर बेसेस को टारगेट करने के लिए इन्होंने हाई स्पीड मिसाइलों का उपयोग किया। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि हाई स्पीड मिसाइल हमारे एयर बेस तक पहुंची हैं। यह अपने आप में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकलकर आई है। अगेन, भारत के डिफेंस सिस्टम में एयर फोर्स के अपने स्टेशंस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन जिस तरह के ये बल्क में फायर कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ईरान ने जब इजराइल पर बहुत सारे मिसाइलें दागी और ड्रोन चलाए,
तो सबकी सब तो नहीं पहुंचे वहां पर, लेकिन उनमें से 10-20% भी अगर पहुंचते थे तो ईरान बहुत खुश होता था। पाकिस्तान ने भी वही तरीका अपनाया, अपनी तरफ से बहुत सारे गोला बारूद फेंके, उनमें से जो पहुंच गए बस वो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिखा रहे थे, बस इनका लगना था कि हाँ देखिए हमने टिका दिए। ऐसे में इनके काफी सारे ड्रोन के मलबे भी बरामद हुए, क्योंकि हमने इन्हें खूब सारा मार के गिराया है। इस तरह से भारत के एयरबेस, एयर क्षेत्र में घूमते हुए इनके ड्रोन देखे गए, जिन्हें हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल्स रहे, ऐसी शेलिंग रही जो घरों तक पहुंची, जो कि अपने आप में सिविलियन एरिया जो जम्मू सिटी के अंदर है वहां पर हो। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट किया गया था। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि ऐसे समय पर आप सभी लोग अपने घरों में रहें। जो सिविल मॉक ड्रिल आप सबसे करवाई जा रही है वो यही कारण था कि आप घर के बाहर ना रहें। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई जहां पर जो गोलाबारी हुई क्रॉस बॉर्डर, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ आकर के इस तरह से घरों में आकर के पहुंचे। घरों का क्षतिग्रस्त होना यहां पर दिखाई दिया। और तो और एक मंदिर को इन्होंने जम्मू कश्मीर में टारगेट किया जिसका नाम शंभू टेंपल था। उस टेंपल के अंदर भी इस तरह से आप शंभू नाम का टेंपल है, और आप शंभू नाम के इस टेंपल में भी इस तरह से ड्रोन के और मिसाइल के मलबे बरामद हुए। यहां पर टूटा हुआ ड्रोन ये बरामद हुआ, क्योंकि जब ड्रोन को आप हवा में मार रहे हो तो भी उसका असलहा आकर नीचे गिर रहा है, उसका जो मलबा है वो आकर नीचे गिर रहा है। तो आपने उसको मार भले ही दिया हो, लेकिन कहीं जाकर गिर रहा है, उससे भी क्षति तो हो रही है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं, ये टूटी हुई जो रिलैक्स हैं इनके, वो प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक हाउस राजौरी के अंदर जो है वो आपको इस तरह से टूटा फूटा दिखाई दिया, क्योंकि बॉर्डर एरिया जहां पर राजौरी टच होता है वहां पर शेलिंग से इन घरों को नुकसान पहुंचा है। ये यहां के कॉमन्स भी लगातार बोल रहे हैं कि 4 बजे से शेलिंग शुरू हो गई थी, बॉर्डर एरिया से गोलाबारी शुरू हो गई थी। तो क्या भारत इस हो रही गोलाबारी का जवाब नहीं दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। भारत ने भी इसका जवाब दिया। लोगों ने कहा कि हम लोग घरों के अंदर थे इसलिए सुरक्षित थे, घरों को नुकसान पहुंचा है। अब इसी बीच में एक बहुत ही तस्वीर ऐसी निकलकर आई जो तस्वीर बहुत तरह से आपको संदेश देती है। यहां पर प्रशासन और पुलिस ये बधरवाहा वैली जो है वहां पर बाहर निकल करके लोगों को एडवाइस कर रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, और लोग भी पूरी तरह से घरों में हैं और वो किसी तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप सभी इस बात को अवश्य समझिएगा कि ये प्रशासन खुद जब बाहर निकला हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए बाहर निकला हुआ है। आप इनके आदेशों को सही से सुने, आप इनकी बातों की पूर्ति करें और अपनी सुरक्षा में अंदर चले जाएं। प्रशासनिक अधिकारी जब बाहर निकले हैं, उनको भी इस बात का डर है कि मिसाइल ये नहीं होगा कि वो घर टारगेट कर रही है, वो इन्हें भी टारगेट कर सकती हैं, इनकी जान भी खतरे में ही है। प्रशासनिक अधिकारी भी जहां तहां इस पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, वो भी सेना की तरह हमारे देश की हिफाजत के तमाम प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में चिकित्सा कर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, या किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनका आज के समय में महत्व अतुलनीय है। उन सभी के काम को आप लोग रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है साहब। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बकायदा यह बताया गया कि ड्रोन के जो हमले हैं वो 26 लोकेशंस पर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के आसपास देखे गए, जिनमें से ये सारी जगह बताई गई कि कौन सी जगह थी जहां पर ये हमले हुए। इसे आप अगर मैप पर देखें तो आप देखकर समझ पाएंगे कि लेकर जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान और गुजरात के अंदर ये सारी जगह पर ड्रोन हमले देखे गए। एक और यहां पर बात देखने लायक है, और वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा इन जगहों पर केवल हमले ही नहीं किए जा रहे, बल्कि फेक न्यूज के हमले भी किए जा रहे हैं। और मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, और आज मैंने बकायदा आज की फर्जी खबरें करके आज इसमें एक सेक्शन डाला है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज कौन सी फर्जी खबरें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए था। यहां पर इन्होंने फर्जी खबरों में यह डालने का प्रयास किया कि पंजाब के अंदर जो अमृतसर गोल्डन टेंपल है, या फिर पंजाब के अंदर जो गुरुद्वारे हैं, उनको भारत खुद टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा बकायदा इस तरह का फर्जी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है ताकि लोगों में अविश्वास पैदा हो। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पहले इन्होंने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि पंजाबी जो सिख हैं वो अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान चाहते हैं। ये पाकिस्तान का बनाया हुआ नैरेटिव था। पन्नू के माध्यम से ये लोग कनाडा और अमेरिका में बैठकर इसको चलवा रहे थे।
अब चूंकि पन्नू छुप गया है बिल में जाकर के, लगातार जो सिखों पर हमले हो रहे हैं, पंजाब में गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पुंछ में हमले हुए हैं, अब वो चूहा बाहर नहीं निकल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दबा हुआ है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि निकलते ही लोग घसीटेंगे कि अब तो तू क्यों से बाहर निकल गया, तेरे आका लोग देख क्या कर रहे हैं। अब वो नहीं पूछ रहे कि कौन सिख है और कौन नहीं है, है ना। तो यहां पर रिलीजियस टारगेट जो चल रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है, देखिए मतलब कितना आसानी से भड़काया जा सकता है। भड़काने का तरीका देखें कि बोले इंडिया में इंडियंस ही टारगेट कर रहे हैं इस तरह से। अब ये बात क्यों बिलीव कर लोगे आप? क्योंकि अच्छा, खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ये हो सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को, हमारे यहां इतनी डाइवर्सिटी, इतने कल्चर्स, इतने रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, सब तरह की रीति रिवाज यहां एग्जिस्ट करती हैं। डाइवर्सिटी तो इंडिया की पहचान है, लेकिन ये लोग उसी को पकड़ करके कि चलो इनको भड़काते हैं, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भी इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हुआ वो क्या था, ड्रोन हमले के बाद में फिर शनिवार की जब सुबह हुई तब इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी, और वो मिसाइलें जो हैं वो पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस जो है वहां पर और उधमपुर पर मिसाइलें आकर गिरी। पाकिस्तान ने बकायदा अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया, हालांकि भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। मतलब हमारे जो एयरबेसेस हैं उनको इन्होंने टारगेट किया हाई स्पीड मिसाइल से। हालांकि हाई स्पीड मिसाइल्स के बारे में भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, मतलब न्यूज मीडिया में चल रहा है कि शायद इन्होंने शाहीन मिसाइल थी जो यहां पर हमले के अंदर यूज में ली थी। बाकायदा भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया गया। भारत ने फिर से अपने स्टैंड को पूरी दुनिया के बीच दोहराया कि देखो हम युद्ध नहीं चाहते। अच्छा, मैंने कल जो रात को इसी चैनल पर एक सेशन किया था, उस सेशन में मैंने जानकारी दी थी कि क्या हम आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये बात मना इसलिए की थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को हमने अभी वॉर नहीं कहा है, हमने एक कार्यवाही नाम दिया है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जो घटना है उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आतंकवादियों ने हम पर हमला किया था, हम उसकी बदला दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की सेना, आप में से कईयों को यह लगेगा कि आकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई क्यों जा रही है कि हम पर कहां कहां हमला हुआ। इसके पीछे का रीजन है वर्ल्ड कम्युनिटी को यह अपडेटेड रखना कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं। हम पर हमला हुआ पहलगाम में, हमने आतंकियों से बदला लिया। हम पर हमला हुआ पुंछ में, हमने फिर इनके ठिकाने उड़ा दिए, हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। अब हम पर हमला हुआ हमारे पठानकोट में, भुज पर, तो हम अपने हमलों को दुनिया को पहले बताते हैं ताकि दुनिया हमसे यह ना कहे। क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने अपनी जो इमेज रखी है ना, वो इमेज ये रखी है कि भारत किसी भी देश पर हमला नहीं करता है। अब आप पूछेंगे सर ये तो डरपोकों की पहचान हुई कि हम हमला नहीं करते हैं। जी नहीं, भारत हमेशा से दुनिया को यही संदेश देता आया है कि कोएग्जिस्टेंस कंट्रीज का आपस में होना आवश्यक है, और हम पूरी दुनिया के अंदर सह अस्तित्व के विचार को अवसर देते हैं, हम उसकी कल्पना करते हैं और उसी को ही हम करवाना चाहते हैं। जब हम चीन के केस में भी बोलते थे तो हम यही कहते थे कि भाई चीन तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, भारत और चीन के बीच के जो पंचशील सिद्धांत थे वो यही थे कि तुम तुम्हारा जियो, हम अपना जीते हैं। भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी उसके पीछे भी यही नीति थी कि भाई हमें जीने दो, हमसे ताकतवर लोग अगर हमें मारने आएंगे तो पहले ही वो हमको इतने साल तक तो कॉलोनी बनाकर रह ही चुके हैं। भाई यूके ने हमको अपनी कॉलोनी बनाकर रखा ही था, तो हम नहीं चाहते, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते। और भारत जब भी आतंक के खिलाफ कोई बात बोलता है तो दुनिया इसे इसलिए ही सुनती भी है क्योंकि भारत ने किसी पर हमला नहीं किया। एग्जैक्टली जब आतंक के लिए बातें होती हैं और कहा जाता है कि भाई आतंकियों के बारे में बताइए, तो भारत अपना पूरा इतिहास निकाल कर बताता है कि जैसे पाकिस्तान कई बार कहता है कि बलूचिस्तान भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, तहरीक तालिबान भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, तो भारत अपना इतिहास निकाल कर बता देता है कि इतिहास गवाह है, हमने अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं किया। तो हम उसको ही आगे हमारी लीगेसी को ले जा रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस में हम बदला पूरा करते हैं। पहलगाम हुआ तो हमने बदला लिया, पुंछ में हमला हुआ फिर हमने बदला लिया, और अब चूंकि हमारे भुज में हमला हुआ, हमारे पठानकोट पे, उधमपुर पर आपने मिसाइल चलाई, लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाई, तो यह नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम फिर बदला लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आतंक के खिलाफ आतंकियों को मारा, सेना के खिलाफ सेना को मारेंगे, और फिर हमने यही किया। हमने बकायदा अपनी तरफ से यह बात बोली कि जब हम पर इस तरह से हमला हुआ, जो कि आज शनिवार सुबह 1:40 पर हुआ, हमारे एयरबेस स्टेशन को टारगेट बनाया गया, तो
हमने ये दोहराया, कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती हैं कि भारतीय सेना दोहराती है कि वे तनाव नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान भी उसी की तरह व्यवहार करे। और फिर हमने जो भी हमारे 26 स्थानों पर हमले हुए थे, फिर हमने उसका रिटेलिएशन किया, बकायदा उसकी वीडियो फुटेज जारी की कि देखो ये हमने कर दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर भी ये वीडियो डाला है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो ठिकाने उड़ाए उनका बकायदा वीडियो कंबाइंड करके कोलाज बनाकर डाला है, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं बीएसएफ के द्वारा एक टेररिस्ट लॉन्च पैड जो लूनी के अंदर है, सियालकोट में अखनूर एरिया के अंदर, उसे उड़ाते हुए वीडियो डाल दिया गया। देखिए सर, ये उड़ा दिया है पाकिस्तान की पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्च पैड फ्रॉम वेयर ट्यूब लॉन्च्ड ड्रोन वर आल्सो बीइंग लॉन्च्ड। यहीं से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, हमने दूर इसको समाप्त कर दिया है। ये इसका लाइव वीडियो है जो आपके सामने आ गया है कि किस तरीके से इस स्टेशन को भारत के द्वारा उड़ा दिया गया। मतलब अगेन आप ये समझकर चलें, आप में से कई लोग इस बारे में विचार में होंगे कि भारत एक ही बार में सारा गेम सेटल क्यों नहीं कर दे रहा है। नहीं करना, हम इसको मौका दे रहे हैं, ये गलती करेगा, और ये जो गलती करेगा हम इसी के इंतजार में है कि तू बढ़िया गलती कर, ताकि हम किसी भी तरह से किसी के दबाव में ना आए। अभी दुनिया के सामने भारत ने जो अब तक अपनी इमेज बनाई है, और वो इमेज क्या है कि हमने आज तक किसी का पक्ष नहीं लिया, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश भारत पाकिस्तान में भारत का पक्ष नहीं ले रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया ने भारत को अकेला छोड़ दिया है, नहीं, वो ये मानता है कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में अपने बारे में यह कह रखा है कि मैं किसी गुट में शामिल नहीं हूं। और हम शामिल क्यों नहीं होते, इसका बड़ा रीजन है भाई। गुट दुनिया में दो ही थे, या तो हमारे साथ नाटो चलता था या WTO वो वारसा चलता था जो कि सोवियत रूस का था। हम दोनों में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वेपन हमें चाहिए होते थे सोवियत रूस से और आज के रूस से, और मार्केट चाहिए होता था हमें अमेरिका से। हम किसी एक गुट में शामिल कैसे हो जाएं? हम किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकते, ये हमारी मजबूरी है। आज भी भारत चाइना से कितना भी कंफ्लिक्ट रखे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट या कभी कभी फर्स्ट लार्जेस्ट व्यापार चाइना से ही करता है, लेकिन अमेरिका से व्यापार करके दो पैसे कमाता है। इसलिए चाइना और अमेरिका विरोधी होते हुए भी हम दोनों को साध कर चलते हैं। तो भारत का जो इतिहास रहा है ना, हमारी जो कूटनीति रही है, उसमें यह देखा गया है कि हम लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी में दुनिया को साध के चलने का प्रयास किया है, हम सबके बनकर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत से लोग टिप्पणी यह करते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता और उसका भी कोई नहीं होता। यह तथ्य आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में चलाया जा रहा है कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद पुअर है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इस तरह से कई जगह पर जो डी एस्केलेशन गैंग है, जो बार बार लिख रही है डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो, वो हमारी जो विदेश नीति है उस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन विदेश नीति आज की नहीं है, नेहरू जी के जमाने की है। हम उस दिन से गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर चल रहे हैं। आज भी अगर हम खड़े होकर यह कह दें कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ गाजा पट्टी मिटा दो और इस पर कब्जा कर लो, इजराइल दूसरे दिन भारत में बैठा पाया जाए। लेकिन क्या भारत यह चाहता है? आंसर है नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट भी चाहिए तो इजराइल भी चाहिए। जो मिडिल ईस्ट और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमको दोनों चाहिए। हम चाहें तो 2 मिनट में ईरान के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं कि ईरान तुमसे हमें सेंट्रल एशिया जाना है। नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यूएई के अंदर भारत के जो नागरिक जा रहे हैं, हमें यूएई भी चाहिए, जो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसे ही हम रशिया यूक्रेन के केस में रशिया के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम यूक्रेन से अपनी सबमरीन्स के लिए इंजन खरीदते हैं। हम यूक्रेन में वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलिए आइए साथ मिलकर करते हैं। तो भारत ने जिस तरह से अपनी नीतियां बनाई हैं, इसी कारण से तो जब भी दुनिया के संघर्ष होते हैं, आप अगर कोई पूछे कि इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की राय क्या है, आपका आंसर आएगा भारत 2 नेशन थ्योरी का पक्षधर है। बोले ये क्या है? 2 स्टेट थ्योरी चाहता है भारत। इसमें क्या है? इजराइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना चाहिए। हम फिलिस्तीन को रद्द नहीं करते। कोई हमसे यह पूछता है कि बताइए चाइना ताइवान पर भारत का क्या स्टैंड है? आंसर आता है भारत 1 चाइना पॉलिसी फॉलो करता है। बोले चाइना ताइवान के साथ गलत करता है, तो बोले हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, हमने 1 चाइना पॉलिसी मान रखी है। कोई पूछे रशिया यूक्रेन में क्या है? बोले रशिया यूक्रेन में हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस का भाषण देकर चले आते हैं। इसका मतलब भारत का कोई स्टैंड नहीं है। और जब स्टैंड नहीं है तो आज भी आपके साथ कोई स्टैंड नहीं है, मतलब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। खड़ा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, आप खूब ताकतवर हैं,
आपने सारे संसाधन अपने दम पर विकसित कर लिए। क्या यह नकारात्मक पार्ट है? जी नहीं। अगर आपको वैश्विक ताकत बनना है तो किसी के पीछे खड़े होकर नहीं बन सकते। आपकी खुद की विचारधारा होगी, आपका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, तभी जाकर के भारत दुनिया में एक वैश्व गुरु बनकर के, विश्व गुरु बनकर बाहर निकलेगा। अगर आज हमने, ये वही वाली बात है कि नेताजी के पीछे अगर खड़े हो गए तो नेताजी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि नेताजी को लगने लगेगा कि जब मेरे पीछे खड़ा आदमी इतना भारी है तो मैं तो इससे भी भारी हूं क्योंकि ये मेरे पीछे खड़ा है। यही कारण है कि भारत ने स्वतंत्र अस्तित्व की व्याख्या को हमेशा जोर दिया कि नहीं, हम अपना मामला खुद निपट लेंगे। इसी कारण से जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बहस छिड़ता है तो भारत दुनिया के सब देशों को चुप करा देता है कि देखो, ये हम दो देशों का आपसी मामला है। शिमला समझौते के माध्यम से हमने कह रखा है कि इसमें थर्ड कंट्री को हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे। इसके पीछे का बड़ा रीजन है, भारत नहीं चाहता कि कोई हमको गवर्न करे। अब कल को चाइना जाकर के बैठ जाए भारत और अमेरिका और रूस में किसी एक का पिछलग्गू होकर, तो क्या आप चाइना को अमेरिका का प्रतिद्वंदी मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिर रूस बड़ा आदमी कहलाएगा। और हमेशा नेतृत्व क्षमता के अंदर यह बात कही है कि भाई साहब, लाइन तो वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां आप खड़े हुए थे। तो भारत आज खड़ा हुआ है अपनी अड़िग पहचान लेकर कि हम किसी का ना तो साथ चाहते हैं और ना ही साथ लेना और ना देना जैसा व्यवहार रखते हैं। हम अलग हैं और हम सबका समर्थन चाहते हैं, और वही चाहते हुए हम दुनिया को अपडेट अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग सॉफ्ट पावर के तरीके से भारत का साथ देते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए अगर आप बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर और अपडेट भारत की सेना के द्वारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से दिया गया। मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर पर भी डाला है। हमने बकायदा मार्क किए कि देखो, कुछ इस तरह के सेंटर्स थे, यहां पर टारगेट थे। जब हम पर हमला